हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो आपके लिए लेकर आई हूँ वो है आपकी क्लास 11th की बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का 16वां अध्याय। 16वां अध्याय हमारा है शब्दकोश संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय। इस चैप्टर को हमने जब पढ़ा था तो हमने ये चीज़ बताई थी कि जो शब्दकोश होते हैं वो क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, इनको पढ़ने का क्या तरीका होता है, इनमें शब्दों को मान्यताएं किस तरीके से मिलती हैं, ये सभी कुछ हमने एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ा था और जाना था। इसके अलावा संदर्भ ग्रंथ इसके शब्दकोश के अलावा संदर्भ ग्रंथ और भी कई तरीके के होते हैं, तो वो सभी हमने पढ़ा था और जाना था। तो इस 16वें अध्याय में हम लगभग जिसको बोलते हैं हम डिक्शनरी, जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें हम डिक्शनरी बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर हिंदी में उसको बोला जाता है शब्दकोश। तो इसी पाठ पर आधारित आज हम एमसीक्यूज करेंगे। लेकिन अगर आप इस पाठ को पढ़ना या समझना चाहते हैं तो हमारे पहले से अपलोडेड वीडियो इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो हैं उन्हें ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपके लिए ये जो टॉपिक है ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कोई भी तरह का कोई डाउट आपके पास में नहीं रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके एमसीक्यूज। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो आ रहा है वो क्या दिया है, हिंदी शब्दकोश में क्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पहला कौन सा शब्द मिलेगा। क्रम मतलब अब ये 4 शब्द दिए हैं। क्रम मतलब स्टार्टिंग में कौन सा रहेगा, फिर उसके बाद कौन सा रहेगा। तो सबसे पहला जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, क्या चीज आएगी। तो ये देखना है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि ये सभी का वर्ग के ही हैं, यानी कि सब का से हैं। आधा का है, पूरा का है, का के नीचे री की मात्रा है और पूरा का है सॉरी। तो अब ये आया तो का वर्ग के अंदर ही, लेकिन सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा। अब आप देख रहे हैं क्या है यहां पर, तो इसमें आधा शब्द होते हैं वो हम सभी को पता है का वर्ग के एंड में आएंगे। तो हमने ये दो तो हमने हटा दिए, पहला तो हमने ये हटा दिया, और अब दूसरा आता है का के नीचे री की मात्राएं। तो मात्राएं तो हम बाद में लेते हैं, पहले तो का से बनने वाले वर्ण आते हैं, तो ये भी हमने हटा दिया। अब यहां पर दोनों का दिए हैं, अब इन दोनों में से कौन पहले आएगा। तो अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे वर्णमाला को तो पहले था आएगा और मां बाद में आता है ना, ता था दा धा ना, फिर आता है पा फा बा भा मा। तो पहला कौन सा आया, पहले आया था, बाद में आया मां। तो पहला सबसे पहले कौन सा आएगा, आपका कथन, कमल नहीं आएगा। तो इसको देखने का तरीका यही है कि वर्णमाला कहां से शुरू होती है, कैसे होता है। जैसे अब यहां पर आएगा का है तो का के बाद का आता है, जैसे कक्कड़ तो आएगा का के बाद का, फिर का के बाद खा आता है, फिर का के बाद गा आएगा। इस तरीके से हम शब्दकोश को देखते हैं। तो उसी तरीके से का के बाद था पहले आता है और का के बाद मां बाद में आता है। तो पहला जो हमारा आएगा क्रम वाइज वो क्या रहेगा, हमारा कथन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा। अब इन्होंने क्या बोला, श्रद्धा शब्द किसके पहले आएगा। अब आप यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है, शासन, शौर्य और श्याम, श्रमिक, ये है। तो अब वहां श्रा है, यहां पे श्रा है, तो यानी कि ये श्रा के आगे पीछे आएगा। ठीक है, अब फिर से वही चीज हमें करनी है। जैसे हमने यहां क्या दिया, श्रमिक, तो श्रा के बाद क्या आ रहा है, मां आ रहा है। अब यहां पे श्रा के बाद क्या आ रहा है, दा आ रहा है। तो पहले क्या आया, ता था दा धा ना, तो पहले क्या आया, दा आया। फिर उसके बाद आता है ता था दा धा ना, फिर आता है पा फा बा भा मा, तो पहला क्या आया, दा। तो यहां पर ये दा था ना, तो ये पहला किसके पहले आएगा, हमारा श्रमिक के पहले श्रद्धा आएगा। ये इस तरीके से हम निकालेंगे, श्रमिक से पहले हमारा श्रद्धा शब्द आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहां मिलेगा। ठीक है, अब ज्ञान बनता ज्ञान जो है यानी कि जा किससे बनता है, सबसे पहला बात हमारी यहां पर ये है, किस वर्ग में वो आएगा आपका। तो
तो अब इसको सबसे पहले हमें यह देखना है कि ज्ञान का जो ज्ञा है ये दो कौन से वर्ण से बनता है। ये बनता है जा प्लस इया, ठीक है, जा प्लस इया से बनता है ना। जा और प्लस इया से हमारा क्या बनता है, ज्ञा बनता है। अब तो ये किस में आ रहा है, जा में आ रहा है। तो ये कहां आएगा, ये जा वाले वर्ण में ही हम रखेंगे ना, इसको जा वाले वर्ग में रखेंगे। तो जा कहां आता है, चा छा जा झा। तो ये कहां आया आपका, चा वर्ग के वर्णों में ये चीज आएगी, चा वर्ण में आएगी ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण में आता है। अब ये छ से जो क्षत्रिय होता है ये किस से बनता है, ये बनता है का प्लस शा से बनता है। तो अब ये किस वर्ण में आया, का हमारा किस वर्ण में आया, ये हमारा आया का वर्ग में आया, यानी कि का वर्ग जहां पले चलेगा उस वर्ग में हमारा छ आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, शब्दकोश में औ उपखंड के बाद किस वर्ण से शुरू होने वाला कौन सा उपखंड आता है। औ आया, हमको सबसे पहले हम लोग को पता है कि सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं तो आ से नहीं अंग से हमारा शब्दकोश शुरू होता है, ठीक है। तो अंग से आ गया, अंग के बाद छोटा बड़ा छोटी बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि, फिर ए ओ औ, ठीक है। अंग हमने पहले ले लिया, आहा यहां आता नहीं, आहा हमारा मात्राओं में आता है, आहा से कोई शब्द नहीं बनता तो वो मात्राओं में लगता है। तो अब यहां पे औ तक तो बन गया। अब औ के बाद हमारा क्या शुरू होता है, हमारे व्यंजन शुरू होंगे। स्वर के बाद हमारे क्या शुरू होते हैं, व्यंजन शुरू होते हैं। और व्यंजन का पहला वर्ण हमारा क्या रहता है, का। कौन सा होता है, का। तो औ उपखंड के बाद हमारा कौन सा उपखंड आएगा, का वर्ण से शुरू होने वाला कंग उपखंड। अब हमने ये तो देख लिया कि औ के बाद का आएगा, लेकिन का से पहले कंग आएगा। जैसे आ से पहले अंग आया वैसे ही का से पहले कंग आएगा, जैसे खा के पहले खंग आएगा। तो उसी तरीके से यहां पे चलेंगे। तो क्या है, का वर्ण से शुरू होने वाला कंग उपखंड हमारा आएगा औ के बाद। अब जैसे ही हमारा का वाला खत्म होगा तो का के बाद हमारा कौन सा आएगा, का के बाद हमारा खा उपखंड है शुरू, लेकिन खा से पहले क्या आएगा, खंग उपखंड आएगा, क्योंकि अंग की बिंदी हम पहले ले रहे हैं। जैसे हमने आ में आ से पहले हमने अंग पढ़ा था, उसी तरीके से हर उपखंड में हम यही काम करेंगे। ये देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश क्रम का उचित विकल्प चुनिए। अब आपके सामने कुछ क्या दिए गए हैं, कुछ शब्द किए। अब इन शब्दों का सही क्रम क्या होगा हमको ये पहचानना है। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, क्रम से हमें इसको लगाना है, क्रम पहचाननी है। शब्द क्या है हमारे, देखिए, परिक्रमा, हिमालय, घंटा, अंततः, जिज्ञासु, वृष्टि। इसको आप कैसे लगाएंगे, बिल्कुल आप जैसे काखा गाघा पढ़ते हैं वैसे ही लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, आ आएगा, तो नंबर 1 पे हमारा आ रहेगा, अंततः, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये आ गया। अब इसके बाद में हमारा क्या आ रहा है, आ के बाद हम क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ना शुरू करिए। छोटा बड़ा अंग हो गया, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि ए ओ औ। यहां तक तो कोई भी वर्ड नहीं है जो इसमें आए, और नहीं आया। अब यहां तक हमने स्वर खत्म कर लिया, अब हम व्यंजन पे आ रहे हैं। का खा गा घा, अब कहां आ गए हम, घा से। तो नंबर 2 हमारा क्या आया, घा, घा से घंटा। फिर अब का हो गया, फिर क्या आता है, चा आता है। उस का के बाद कौन सा वर्ग आता है, चा आता है। चा छा जा, जाया, जा से जिज्ञासु, चा छा जा, फिर क्या आया, झा, चा छा जा झा इया। फिर आता है टा ठा डा ढाड़ा। फिर आता है आपका, फिर क्या आ रहा है, पा फा बाबा। अब पा आया, नेक्स्ट के बाद क्या आया, पा। तो ये हमारा आ गया 4th नंबर पे पा।
पा फा बा भा, फिर पा फा बा भा मा, फिर आया या रा ला वा। ठीक है, अब यहां पर आप क्या, आप ये देख रहे हैं वाह, वाह आया ना, तो नंबर 5 पे वाह आया। फिर आपका है सा श सा हा, तो नंबर 6 पे हमारा आया ये हिमालय। ठीक है, अब हमने सीक्वेंस फाउंड कर लिया, अब इसमें जो सही है उसमें लगाएंगे। नंबर 1 अंततः है तो सब में अंततः ही है। नंबर 2 घंटा है तो हम देख रहे हैं ये इसमें घंटा नहीं है तो हमने इसे कट कर दिया। इन दोनों में घंटा है तो इसको अभी हम रखेंगे। नंबर 3 हमारा जिज्ञासु है, अंततः घंटा जिज्ञासु, ये एकदम सही है और ये हमारा गलत हो गया। तो सही हमारा क्या निकला, खा वाला। खा हमारा एकदम सही क्रम में आता है। अंततः घंटा जिज्ञासु परिक्रमा वृष्टि और हिमालय, ये सही क्रम है। कभी भी अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन से कहीं बेटर है कि आप खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको वर्णमाला पता है और आप इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ऐसा ग्रंथ जिसमें शब्दों की वर्तनी, उसकी व्युत्पत्ति, व्याकरण निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग आदि का सन्निवेश होता है, उसे क्या कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है, ये किस चीज की डेफिनेशन है, संदर्भ ग्रंथ की, विश्व ज्ञान कोश की, चरित्र कोश की या शब्दकोश की। तो ये क्या है, इसका सही आंसर है शब्दकोश। शब्दकोश ऐसा ग्रंथ है जिसमें शब्दों की वर्तनी, उसकी व्युत्पत्ति यानी कि वो कहां से पैदा हुए हैं, उनके व्याकरण निर्देश यानी उनको यूज करने का जो निर्देश है वो, उसके अर्थ क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसको प्रयोग कैसे किया जाता है, आदि विभिन्न चीजों का सन्निवेश वहां पर मिश्रण हमको मिलता है। तो सही आंसर क्या है, ये परिभाषा है हमारी शब्दकोश की। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास में क्या दिया गया है, शब्दकोश कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के शब्दकोश होते हैं, 1 2 3 4। तो हमने जब पढ़ा था शब्दकोश हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा शब्दकोश का प्रकार नहीं है। अब शब्दकोश कितने प्रकार के होते हैं, उसी का आंसर यहां पे कौन कौन से होते हैं। पहला एक भाषा कोश, द्विभाषा कोश, बहुभाषा कोश या त्रिय भाषा कोश। तो प्रकार नहीं है, रूप ही नहीं है, वो है आपका त्रिभाषा कोश। तो यहां पर हमने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, शब्दकोश कितने प्रकार के होते हैं। शब्दकोश 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक भाषा कोश, यानी कि जैसे हिंदी से हिंदी में ट्रांसलेट करता है, इंग्लिश से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, तो वो क्या होता है, एक भाषा से दूसरे भाषा में ही वो शब्दों के अलग अलग अर्थों को हमें बताता है। फिर होता है द्विभाषा कोश, जैसे इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में बता रहा है या हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में बता रहा है या किसी और लैंग्वेज में बता रहा है, तो वो हो जाता है हमारा द्विभाषा कोश। फिर आता है बहुभाषा कोश। मान लीजिए इंग्लिश के ही शब्द को वो आगे 3-4 लैंग्वेज में बता रहा है कि किसी शब्द को हिंदी में ये कहते हैं, आपको क्या कहते हैं उसमें इटालियन में ये बोलते हैं, इस तरीके से अलग अलग यानी कि अलग अलग लैंग्वेजेस में, स्पेनिश में ये बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में बता रहा है, ये अलग अलग भाषा में बता रहा है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सारे ये होते हैं हमारे बहुभाषा कोश। तो ये 3 प्रकार के हमारे शब्दकोश होते हैं। त्रिय भाषा कोश जो है वो शब्दकोश का प्रकार नहीं होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या दिया है, संकेताक्षर में अक्री सक्री का क्या अर्थ है। संकेताक्षर जब हम डिक्शनरी खोलेंगे तो सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स के लिए हमारे पास डायरेक्शंस दिए रहते हैं, हमने आपको बताया भी था कि वो क्या होते हैं। तो उसमें आक्री और सक्री का क्या अर्थ होता है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, उपयुक्त। तो यहां पर आप देखेंगे आ का मतलब है अकर्मक, क्री का मतलब है क्रिया, सा का मतलब है सकर्मक और क्री का मतलब है क्रिया। तो सही क्या है, अक्री और सक्री का अर्थ होता है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। शब्दकोश का क्या अर्थ है। हमने अभी परिभाषा पढ़ी, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है। शब्दकोश इसका मतलब क्या है, शब्दों का खजाना,
शब्द कोशिका, शब्दों का अर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोश, कोश का मतलब होता है खजाना। तो यहां पे क्या दिया है? शब्द कोश, यानी कि क्या हुआ? शब्दों का खजाना। शब्द कोश का अर्थ हुआ शब्दों का खजाना। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? शब्दकोश किन शब्दों से मिलकर बना है? कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? शब्द कोश, आप अगर इसको विग्रह भी करेंगे तो आप उसका अर्थ जान पाएंगे। शब्द कोश, पहले यहां पर दिया है शब्द को श, तो ये गलत है, ये आप इसको देख रहे हैं, इसका विग्रह ही सही नहीं हो रहा है। यहां शब्द आक्रोश भी नहीं है, सही क्या है? शब्द कोश। यहां पर शब्द कोश ये हमारा नहीं होगा, तो सही हमारा क्या है? शब्द कोश हमारा एकदम सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? शब्दकोश में शब्दों की व्यवस्था के लिए क्या किया जाता है? शब्दकोश में शब्दों की व्यवस्था के लिए किया जाता है, मतलब वहां हम क्या चीज उसको सही से रखते, क्या करना पड़ता है हमें। स्वर और व्यंजन के आधार पर विभक्त किया जाता है, मतलब वहां पे जो वर्ण होते हैं उन्हें हम स्वर और व्यंजन के हिसाब से विभक्त करके लिखते हैं। अलग अलग समूह में विभक्त कर देते हैं, मतलब आपका इतने इसमें रहेंगे, इतने इसमें रहेंगे, इस तरीके के हम कुछ ग्रुप्स बना देते हैं। खंडों में विभाजित किया जाता है, यानी कि शब्दकोश में हम खंडों में विभाजित कर देते हैं। जैसे हम देख रहे हैं का खंड, खा खंड, उपखंड भी उसके आते हैं ना। तो यहां पर क्या दिया है? आपका खंड में विभाजित, शब्दों के आधार पर विभाजन। तो इसमें सही क्या है? शब्दकोश में शब्दों की व्यवस्था के लिए शब्दों को खंडों में विभाजित किया जाता है, ताकि हम उनको ठीक से पढ़ सकें। अलग अलग खंड होते हैं, जैसे हमने बोला अंग खंड, आखंड, फिर उनके अंदर उपखंड होते हैं, तो ये सब चीजें हमारी आती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? शब्दकोश में पहला खंड किस वर्ण से प्रारंभ होता है? पहला खंड, तो सबसे पहला वर्णमाला में सबसे पहला हमारा क्या होता है? आ होता है। लेकिन शब्दकोश में हमारा पहला खंड आ से नहीं शुरू होता। क्यों? क्योंकि हमने आपको भी बताया कि वो अंग से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? अंग से। आ से पहले अंग से हमारा शुरू होता है। तो पहला हमारा खंड किससे शुरू हुआ? अंग से। क्वेश्चन नंबर 50। संकेताक्षर पु, संग का क्या अर्थ है? अब संकेताक्षर है, ये पु और संग का क्या अर्थ होता है? पुरलिंग और संस्कृत, पुरुषवाचक संस्कृत, पुरुषवाचक संकेतवाचक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पु और संग का अर्थ मतलब होता है पुरलिंग और आपका संस्कृत, ये हमारा अर्थ होता है इनका। क्वेश्चन नंबर 16। शब्दकोश में स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्दों का क्या स्थान है? क्या उन्होंने बोला? स्वर रहित। ध्यान से दीजिए, शब्दकोश में स्वर रहित व्यंजन, जैसे कि क्या है? हम का बोलते हैं ना, का लिखते हैं। अब ये क्या है? इसमें स्वर है, ठीक है। जब तक हम इसमें हलंत नहीं लगा, जब हम इसमें हलंत लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? आपका स्वर रहित। ये का स्वर सहित है, ये स्वर रहित है। हमने जैसे ही हलंत लगाया, इसमें से हमने आ स्वर को अलग कर दिया, तो स्वर रहित और स्वर सहित आपको समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। शब्दकोश में स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्दों का क्या स्थान है? तो एक तरीके से हम ये देखते हैं कि जो होते हैं वो आधे होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा आया ख्या, ख्याल में आता ना, ख्याल, ख्याल आया। फिर ये हमारा यहां पर क्या आ रहा है? क्या, ठीक है। तो ये हमारा क्या, ये जो आ रहे हैं ये हमारे स्वर रहित व्यंजन है। अब इनकी क्या जगह स्थान, क्या स्थान हमारा वहां पर रहेगा? तो अब क्या है? शब्दकोश के अंत में, एकदम शब्दकोश के अंत में ये आते हैं। उस व्यंजन में प्रयुक्त सभी स्वरों के पश्चात, यानी कि जैसे अब आधा का है, तो ये का के एकदम, जब का के सारे अक्षर खत्म हो जाएंगे तो उसके आखिर में ये अस्वर रहित व्यंजन आएंगे। उस व्यंजन में प्रयुक्त होने वाले स्वरों से पूर्व, यानी कि जो का वर्ग हमारा शुरू होगा उसके पहले आएंगे।
उस दिन में प्रयुक्त होने वाले स्वरों के मध्य में, यानी कि जो आ रहे हैं उसी के बीच में कहीं आ जाएगा, उसी खंड में कहीं पे बीच में आ जाएगा। तो सही हमारा क्या है, उस व्यंजन में प्रयुक्त होने वाले सभी स्वरों के पश्चात, यानी कि जब का वर्ग के सभी शब्द खत्म हो जाएंगे तो उसकी आखिर में स्वर रहित व्यंजनों के वर्ग स्टार्ट होते, तब वो उपखंड शुरू होता है। जब से पहले कंग आया, कंग के बाद का आया, अब का के बाद क्या होगा, का खा का गा, इस तरीके से जो भी का से शुरू होने पहले आएंगे। फिर का के बाद क्या आएगा आपका, का से लेकर हमने छत्र ज्ञा तक कर लिया, सारे वर्ड हो गए। अब उसके बाद उसकी मात्राओं को हम शुरू करते हैं, मात्राओं से शुरू, जैसे का के बाद आ आता है, आ की मात्रा आएगी, फिर उसके बाद ई की मात्रा आएगी, ऊ की मात्रा, जब सारे खत्म हो जाएंगे तब हमारा स्वर रहित व्यंजन आता है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। शब्दकोश किस भाषा के शब्दों का खजाना है? जो हम शब्दकोश पढ़ते हैं वो किस भाषा के शब्दों का खजाना है? विश्व की विविध भाषाओं का, हिंदी अंग्रेजी भाषा का, एक भाषा भाषी समुदाय के शब्दों का, या बहुभाषा भाषी समुदायों के शब्दों का? तो जो शब्दकोश हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है, एक भाषा भाषी समुदाय का। मान लीजिए जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हम क्या है, हम इंग्लिश से इंग्लिश लिखेंगे या हिंदी टू हिंदी देखेंगे। अब मान लीजिए चाइनीज, अगर चाइना में चले जाएं तो चाइनीज वाले हम देखेंगे। तो क्या हम ना एक भाषा भाषी वाले जो रहते हैं वो हम देखते हैं। यहां पर हमने बताया क्या, बहुभाषा भाषी वाले हम लोग नहीं देखते। तो जो हम क्या पढ़ रहे हैं, शब्दकोश में इसलिए क्या रहते हैं हमारे, एक भाषा भाषी समुदाय के शब्दों का जो है वो खजाना होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। संयुक्त व्यंजन छा से बनने वाले शब्दों को शब्दकोश में कहां देखा जाता है? छा हमने आपको बताया ये कहां से किससे बनता है, का प्लस श, इससे बनता है ना। तो हम इसे किस खंड में देखेंगे, इसे हम देखेंगे का उपखंड के अंत में देखेंगे। जब का उपखंड खत्म हो जाएगा तब हम का के स्वर रहित व्यंजन लेते हैं ना, तो जब स्वर रहित व्यंजन आते हैं तभी हम इस छा शब्द को देखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्रम, क्रंदन, क्रमशः, क्रांति शब्दों का उचित शब्दकोशीय क्रम होगा। अब हमने अभी देखा था एक क्रम हमने डिसाइड किया था। अब हमें क्या करना है, अब क्रा से ही शुरू होने वाले को हमें क्रम में लगाना है। इनका सही रूप क्या रहेगा, कैसे लगाएंगे? तो अब इसको हम शुरू कैसे करेंगे, वही क्रा तो हमारा रहेगा। अब क्रा के बाद जो शब्द होंगे उनसे हम देखना शुरू करेंगे। आप यहां पर देख रहे हैं मा, दा, मा, ती, तो यहां पर ये 4 आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जब व्यंजन पढ़ना शुरू करते हैं तो कैसे आते हैं, जैसे का, खा, गा, गा, इया, चा, छा, जा, जा, इया, टा, ठा, फिर क्या आ रहा है, टा, ठा, डा, ढा, डा, फिर आ रहा है ता, था, दा, ता, था, दा। तो यहां पर आप देख रहे हो दा है, तो क्रंदन हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 1 क्रम में आएगा। किस में आ रहा है, नंबर 1 क्रम में क्रंदन आ रहा है ना। ता, था, दा, दा आया, फिर ता, था, दा, दा, धा, ना, फिर आता है पा, फा, बा, भा, मा। तो अब नंबर क्या आया, ये देखिए ये मा आया, तो यह हमारा माँ आया। अब इसमें देखिए माँ है और शाह है, तो यहाँ पे माँ है और यहाँ इसके आगे शब्द है, तो ये हमारा नंबर 2 पे रहेगा, ये नंबर 3 पे रहेगा और क्रांति आ जाएगा नंबर 4 पे। तो इस तरीके से हम क्रम फाउंड कर लेंगे। तो अब देखिए कहां पर है क्रंदन, तो सभी इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो 2 में क्रंदन है। उसके बाद नंबर 2 पे हमारा क्या है, क्रम है, तो यहां पर नंबर 2 पे ये हमारा क्रम है, ये गलत हो गया। तो सही हमारा क्रम क्या है, क्रंदन, क्रम, क्रमशः, क्रांति, ये हमारा एकदम सही सीक्वेंस में आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। शब्दकोश में क उपखंड के बाद प्रारंभ होने वाला उपखंड कौन सा है?
कौ के बाद, कौ जो शब्द खत्म हो जाएगा, कौ हमारी आखिरी, जैसे हमने पहले बताया हम सारी मात्राएं ले लेंगे और सारी मात्राओं के बाद हमारा अंत हो जाएगा, ठीक है। तो औ की मात्रा हमारी क्या है, आखिरी मात्रा है। अब आखिरी मात्रा के बाद हमारा क्या शुरू होता है, हमने क्या बताया था, स्वर रहित व्यंजन शुरू होते हैं। जब हम पहले का से करेंगे, का के जब सारे अक्षर खत्म हो जाएंगे, मतलब का खा का गा का घा का, जब सारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद मात्राएं शुरू होती है। मात्राएं हमारी आखिरी कहां पर होती है, औ की मात्रा के बाद। औ के बाद हमारा आता है स्वर रहित व्यंजन। तो फिर क्या आएगा हमारा, स्वर रहित क उपखंड हमारा आएगा। कौ के बाद हमारा उपखंड स्वर रहित उपखंड होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 में हमारा क्या है, संदर्भ ग्रंथ किसे कहा जाता है। हमने चैप्टर में पढ़ा था संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ क्या होते हैं, शब्दों पर आधारित मानव द्वारा रचित ज्ञान कोश को कहते हैं। साहित्य संस्कृति विज्ञान पर आधारित ज्ञान कोश को, साहित्यिक विषयों पर आधारित ज्ञान कोश को, मानव द्वारा संचित ज्ञान के कोश को। तो संदर्भ ग्रंथ क्या कहलाता है, मानव द्वारा जो ज्ञान संचित किया गया है उस कोश को कहा जाता है संदर्भ ग्रंथ। अब है क्वेश्चन नंबर 22। संदर्भ ग्रंथ का सबसे विशद रूप कौन सा है। विशद मतलब सबसे बड़ा, विशाल, सबसे ज्यादा, कौन बहुत ज्यादा बड़ा होता है। शब्दकोश, विश्व ज्ञान कोश, चरित्र कोश या साहित्य कोश। तो सबसे बड़ा जो होगा वो क्या होगा, विश्व ज्ञान कोश, क्योंकि इसमें विश्व की सारी जानकारियां होंगी, बहुत सारी जानकारियां होंगी, तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे बड़ा होगा। तो क्या हुआ, हमारा सबसे विशद रूप होगा संदर्भ ग्रंथ का विश्व ज्ञान कोश। अब है क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या है, किस कोश में साहित्यिक विषयों से संबंधित जानकारियां संकलित होती हैं। किस कोश में, साहित्य से, यानी कि साहित्य के जो लोग होते हैं उनसे रिलेटेड जो जानकारियां रहती हैं वो किस में होती हैं। शब्दकोश, विश्व ज्ञान कोश में, चरित्र कोश में या साहित्य कोश में। तो जाहिर सी बात है साहित्यिक विषयों से संबंधित जानकारी हमारी किस में रहेगी, साहित्य कोश में रहेगी। अब है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या दिया गया है, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आदि क्षेत्रों में महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व की जानकारी किस कोश में संकलित होती है। यानी साहित्य से, संस्कृति से और विज्ञान से संबंधित जो लोग होते हैं उनके बारे में जो जानकारियां होती हैं वो किस ग्रंथ में संकलित की जाती हैं। साहित्य कोश में, चरित्र कोश में, विश्व ज्ञान कोश में या शब्द कोश में। तो वो हमारी कहां से होंगी, चरित्र कोश में। वहां पर उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया जाएगा, कहाँ उनका जन्म हुआ, क्या हुआ, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, मतलब एक तरीके से उनके जीवन परिचय, उनकी जीवनी के बारे में हमें कहां पर मिलेगा, चरित्र कोश में देखने के लिए मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। संदर्भ ग्रंथ में जानकारियों का सिलसिलेवार संकलन किसके अनुसार होता है। यानी कि जो हम संदर्भ ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें जो जानकारियां हम डालते हैं वो किस सिलसिले, कौन से सीक्वेंस में रहती, कैसे हम उसको ढूंढें, क्या चीज़ हम फाइंड करें। मान लीजिए हमें किसी का नाम ढूंढना है, किसी साहित्य के बारे में जानना है, तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे, कैसे पता करेंगे। शब्दकोश के नियमों के अनुसार हम उनमें संकलित करी जाती हैं, वर्णमाला के अनुसार, यानी कि जैसे हम वर्णमाला से पढ़ते हैं वैसे होगी। जानकारियों के महत्व के अनुसार, मतलब जिसकी जैसी जानकारी प्राप्त होती गई, पहले जिसकी मिल गई उसको हमने पहले डाल दिया। या रचनाओं के अनुसार, यानी कि जिसने जैसी रचनाएं करी उसके अनुसार से कार्य करेंगे। तो इसमें भी वही नियम लागू होते हैं जो हमारे शब्दकोश में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी कवि का नाम क से आ रहा है या आ से आ रहा है, अंग से आ रहा है, तो अब उनका क्या अंग से है, अंगद है, ठीक है, मान लीजिए सपोज ऐसा है, तो सबसे पहले उनकी जानकारी होगी हमारे पास में। कोई हमारे विज्ञान वेत्ता है, उनका नाम अगर अंग से आ रहा है तो वो सबसे पहले है, फिर आ वाला आएगा। इस तरीके से जो नियम शब्दकोश में रहेंगे वही नियम हमारे संदर्भ ग्रंथों में भी रहते हैं कि हम इनको किस तरीके से फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है, संकेताक्षर अक्री का क्या अर्थ है। अक्री, अव्यय की क्रिया, अव्यय एवं क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो अक्री का मतलब होता है अकर्मक क्रिया।
क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या है, हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? एक अप्रॉक्स बताया गया है कि इसमें कितने शब्दों को स्थान मिल चुका है अब तक। 50,000 से अधिक, 50 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 5,000 से अधिक। तो कितना बताया गया है यहां पर? 5 लाख से अधिक। जो 5 लाख से अधिक लगभग इतने शब्दों को शब्दकोश में स्थान प्राप्त हो चुका है अभी तक। अब है क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या है, किसी शब्द को शब्दकोश में स्थान कब नहीं मिलता, मतलब कब उसको नहीं मिलेगा। तो अब इसमें 2 क्वेश्चन निकलेंगे, ध्यान दीजिए, कब नहीं मिलेगा और किस कंडीशन में मिलेगा। यानी किस कंडीशन में मिलेगा इसके 3 जवाब होंगे और किस में नहीं मिलेगा इसका 1 जवाब होगा। कैसे, देखिए अभी हम बताते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए, किसी शब्द को शब्दकोश में स्थान कब नहीं मिलता, कौन सी कंडीशन होती है कि जब नहीं मिलता। देखते हैं, जब उसके अर्थों को समाज द्वारा मान्यता मिल जाए, जब वह समाज में अपना स्थान प्राप्त कर ले, जब वह किसी विशिष्ट अर्थ का द्योतक हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही हमारा क्या है, कौन सा नहीं मिलेगा? जब वह किसी विशिष्ट अर्थ का द्योतक। भाई सबके अर्थ विशिष्ट होते हैं, अधक अलग होते हैं, तो ये कंडीशन ऐसी है कि जब शब्दकोश में इसको स्थान नहीं मिलेगा। अब अगर क्वेश्चन आपसे पलट दिया जाए कि शब्दकोश में किसी शब्द को स्थान कब मिलता है, तब कौन सा आंसर होगा आपका? जब उसके अर्थों को समाज द्वारा मान्यता मिल जाए, यानी कि समाज उसके अर्थ को अपना ले, तब मिलता है। जब वह समाज में अपना स्थान प्राप्त कर ले, अर्थात वो शब्द अपना स्थान समाज में प्राप्त कर ले। तो ये ऐसी कंडीशंस है जब शब्द को शब्दकोश में स्थान मिल जाता है। और नहीं मिलता है कब? जब वह किसी विशिष्ट अर्थ का द्योतक हो। तो देखिए हमने एक ही क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चंस बताए हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या है, चरित्र कोश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चरित्र कोश हमने पढ़ा, लेकिन इसका एक और अलग नाम होता है। वो नाम कौन सा होता है? विश्व ज्ञान कोश, संदर्भ कोश, व्यक्ति कोश या शब्द कोश। अब हम चरित्र किसका जानना चाह रहे हैं? किसी व्यक्ति का ही तो जानना चाह रहे हैं। बस ये है कि वो थोड़ा विशिष्ट व्यक्ति है, उसने कुछ अच्छे कार्य किए हुए हैं, बहुत ही सम्मानित कार्य किए हुए हैं, लेकिन चरित्र तो व्यक्ति का ही है। तो इसलिए उस चरित्र कोश को हम दूसरे किस नाम से जानेंगे? वो कहलाएगा व्यक्ति कोश। अब है क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या है, संदर्भ ग्रंथ को किसके समान माना जाता है? किसके समान माना जा रहा है? अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ चीजें वक्तव्य दी गई हैं, हम उसी में से देखते हैं कि किसके समान माना जाता है। सागर में मोती के समान, मतलब इतना बड़ा सागर है उसमें जरा सी मोती के समान मानते हैं। बहुमूल्य स्वर्ण के समान, जो सोना होता है वो बहुत बहुमूल्य होता है, उसके समान मानते हैं। गागर में सागर के समान, मतलब छोटे से गागर में पूरा सागर समा जाए, मतलब छोटी सी जगह में बहुत सारी चीज समा जाए, ऐसा। शास्त्रों के समान, शास्त्र हमने पढ़े हैं, हमारे इतने महान शास्त्र हैं, उनके समान। तो शब्दकोश के लिए जो सही वक्तव्य क्या है? गागर में सागर के समान। कहने को वो एक बुक है, लेकिन उसके अंदर वृहत जानकारी है, बेइंतहा जानकारी है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? गागर में, यानी कि छोटी सी जगह में पूरा सागर समाना, यानी कि बहुत सारे ज्ञान का समा जाना। तो इस तरीके से हमने अपने इस पार्ट के जो है आपके एमसीक्यूज खत्म किए। अगर आप इस पार्ट को जानना या समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे आएंगे। हमारा चैनल है magnetspain.com। जब आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि ये हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में, तो आप आएंगे यहाँ पर क्लास 11th पे क्लिक करेंगे। क्लास 11th पे क्लिक करते ही 11th पे पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। तो इसमें आप हिंदी की अभिव्यक्ति और माध्यम बुक को सर्च करेंगे। जब आप वहां पे सर्च करेंगे तो उसको क्लिक करते ही आपके सामने उस बुक की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो उसमें आपके सामने पूरे 1 to 16 चैप्टर रहेंगे। तो जो भी, क्योंकि हम सभी को पता है कि ये बुक 11th और 12th दोनों में ही पढ़ाई जा रही है, तो कुछ चैप्टर 11th के हैं, कुछ 12th के हैं। तो
तो आपको कहाँ देखना है, जो 11th वाले, जैसे ये वाला चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 16 था, तो हम 16 पे क्लिक करेंगे। तो इसको क्लिक करते ही उसमें पढ़ाए गए सभी टॉपिक्स आपके सामने होंगे। तो जो भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।